गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका यादव फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। ये आपका टॉपिक सेल्यूलर कंसेप्ट का या सेल्यूलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेल्यूलर कंसेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं और व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रीवियस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेल्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं, सेल साइट्स क्या होती है और सेल साइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट का बेसिक पर्पस, जैसे आप फ्रीक्वेंसी रीयूज से ही समझ रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसीज आप एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ कर रहे हो वो वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आप अनदर एरिया में यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि जब हम फ्रीक्वेंसीज को एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करते हैं तो उनके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस हमारे लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जो इंटरफेरेंस क्रिएट हो वो आपके टॉलरेबल लिमिट में होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी आप जो रीयूज़ कर रहे हो अनदर कवरेज एरिया, अगर वो प्रॉपर डिस्टेंस आपने मेंटेन नहीं की है तो मे भी पॉसिबल जो इंटरफेरेंस हो वो अगेन इनटॉलरेबल लिमिट्स में और आपके क्रॉस टॉक्स जो हो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है। सो देखते हैं अपना फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है वो टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम विदाउट यूजिंग अ हाई पावर एंटीना। आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट का मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने लिमिटेड जो स्पेक्ट्रम है, आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसी में आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाओ। एक्चुअली होता क्या है कि आप देखो कि आपके पास हर एक जो जितने भी आप नेटवर्क्स देख रहे हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो आपका रिलायंस हो, चाहे वो एयरटेल हो, ठीक है, तो जितने भी नेटवर्क्स आप ये देख रहे हो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जो स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी का वो बहुत ही लिमिटेड है और उसी लिमिटेड स्पेक्ट्रम में आपको अपने सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी है बाय क्रिएटिंग अ न्यू यूजर्स इन द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब ऐसा तो नहीं होता कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े तो आप चैनल्स भी बढ़ा दो। अब चैनल्स बढ़ाओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको स्पेक्ट्रम ज़्यादा चाहिए होगा, तो स्पेक्ट्रम खरीदना इतना आसान नहीं होता। तो हमारा कंसेप्ट आता है अपना फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट ये था कि आपको कैपेसिटी बढ़ानी है विदाउट अ लार्ज पावर ऑफ द एंटीना। आपको किसी भी लार्ज पावर एंटीना का यूज़ नहीं करना, फिर भी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए। देखते हैं कैसे बढ़ती है। तो अगर डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात करें तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट हमें बताता है सिलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल सेल्युलर बेस स्टेशंस। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जितने भी बेस स्टेशंस आपके एग्जिस्टिंग कवरेज एरिया में या सर्विस एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको आप ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे एलोकेट करोगे, वो जो कंसेप्ट हमें बताता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज, या हम उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। ओके, अब क्या कंडीशन हुई, सम ग्रुप ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसीज इन अ सेल्स आर यूज्ड इन अ डिफरेंट सेल्स। कहने का मतलब क्या हुआ, सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज or the channels are used in a particular cell which are placed at a different coverage area at some distance so that a tolerance so that the interference in a tolerable limit। आपको फ्रीक्वेंसी जो यूज़ करनी है अनदर कवरेज एरिया में वो इतना डिस्टेंस पे कवर करनी है, उतनी डिस्टेंस पर यूज़ करनी है कि उनके बीच का जो इंटरफेरेंस हो वो टॉलरेबल लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो आपका एक सर्विस एरिया होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं उनको डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जो स्मॉल जियोग्राफिक एरिया होता है जिसे हम सेल बोलते हैं, उनमें हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज चैनल को क्या कर देते हैं, लोकेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक अगर मैं ये पोर्शन हूँ इस क्लस्टर में, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर इज अ नंबर ऑफ सेल्स और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, हर ग्रुप ऑफ सेल्स जो आप यूज कर रहे हो, हर एक सेल में आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देनी है अपने एडिसेंट सेल में। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें इंटरफेरेंस क्या रखना है, कम रखना है, तो ऐसा ना हो कि एक सेल के बगल में ही आप दूसरा सेल सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करो। तो अगर मैंने ये बोला कि इस सेल का फ्रीक्वेंसी ए है तो इसका बी होगा, इसका सी होगा, डी, ई, एफ एंड जी। अगर आप इनमें से किसी एक को भी अगर आपने एडजेसेंट पोर्शन में अगर
आपका जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी इस कवरिंग एरिया में आप यूज़ कर रहे थे उनको सम डिस्टेंस आपने दूसरे क्लस्टर में यूज़ कर लिया। ठीक है, और ये इतना डिस्टेंस आपको रखना है जिससे कि इंटरफेरेंस आपका टॉलरेबल लिमिट है। ठीक है, तो हमने एक क्लस्टर ये बनाया, एक क्लस्टर ये बनाया, एक क्लस्टर ये बनाया। ठीक है, अगर हम क्लस्टर की बात करें तो आपका यहाँ से अगर से सेंटर पे हम देखते हैं, सेंटर पे आपका जो भी बेस स्टेशंस होते हैं वो दो तरीके से एक्साइट किए जाते हैं। सेल्स आर excited by two types. First is the center side and next is the edge side. Edge excited is edge excited and center excited and edge excited. ठीक है, सेंटर साइड में क्या होगा, आपका बेस स्टेशन इज एट सेंटर। कहाँ होगा, सेंटर में। दैट मीन्स कि आपका जितने बेस स्टेशन होंगे वो कहाँ होंगे, सारे सेल्स के सेंटर्स पे होंगे। ठीक है, अगर एज एक्साइटेड की बात करें तो बीएस जो आपका बेस स्टेशन इज एट द एज ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपके बेस स्टेशन कहाँ होंगे, ये जो एज दिख रही है यहाँ सबके एज पे, चाहे आप इस साइड लगाइए इस साइड लगाइए, लेकिन सारे के सारे बेस स्टेशन कहाँ होंगे, एज ऑफ द सेल्स। तो सेल्स जितनी भी होती हैं वो दो तरीके से एक्साइट की जाती हैं, आइदर द सेंटर साइड और द एज एक्साइटेड सेल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द को चैनल्स। आपको ध्यान रखना है, आपको जितने भी चैनल्स हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखने हैं ताकि डिस्टेंस जो मेंटेन कर पाए एक टॉलरेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके को चैनल्स क्या होते हैं। को चैनल बेसिकली आपके एक क्लस्टर में जो एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यूज हो रहा है वही ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर दूसरे क्लस्टर में यूज कर रहे हो, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी आप दूसरे क्लस्टर में यूज कर रहे हो, एक सेल में यूज कर रहे हो, तो वो ये ए और ए जो है आपका वो क्या कहलाते हैं, आपके को चैनल्स। ये सारे ए क्या है, आपके को चैनल्स। अगर हम बी की बात करते हैं, ये बी और ये बी। ठीक है, ये बी नहीं होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो ये बी आपका क्या होगा, को चैनल्स होगा। तो एक सेल का, एक क्लस्टर का सेल और दूसरे क्लस्टर का वही सेम ग्रुप ऑफ सेल, वही सेल आपका क्या कहलाता है, को चैनल्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस क्या रखते हैं, डी। और ये जो अगर हम बात करें, ये है आपकी रेडियस, किसकी, आपके पर्टिकुलर सेल की। तो अगर हम उस केस में बात करें आपका, तो ये हो गया आपका को चैनल्स। हम पर्टिकुलर ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बोला कि ए एक को चैनल है और एक को चैनल ए है आपके दूसरे। अगर मैं बोलूँ ये क्लस्टर साइज है आपका, एक क्लस्टर ये है, ठीक है, दूसरा क्लस्टर ये है, ठीक है, एक क्लस्टर आपका ये हो गया। अब आप देख रहे हो तीनों ही अपने सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर रहे हैं, लेकिन एट सम डिस्टेंस। तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है इन सब के बीच इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी आप कुछ डिस्टेंस पे यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उनकी मैचिंग की प्रोबेबिलिटी बनी ही रहती है, उनकी वजह से हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। जैसे कि आप अक्सर देखते हो जो क्रॉस टॉक्स आपको मिल जाती है कॉल करते टाइम, ठीक है, आप बात कर रहे होंगे तो मे बी पॉसिबल आपकी कॉल की क्या होगा, ड्रॉप मिल जाएगा और कहीं की कॉल कहीं और लग जाएगी। तो ये सारे जो जितने भी होते हैं वो दे ऑल आर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो ये इनके जो को चैनल के बीच का डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं रीयूज डिस्टेंस।
ऑफ कोचैनल, क्या बोलते हैं, रीयूज डिस्टेंस ऑफ द कोचैनल। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज द रीयूज फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। इफ वी आर डिनोटिंग R is the radius of the cell, ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, A और A these are the co-channels। एक क्लस्टर ये है आपका क्लस्टर 1, ये आप डार्क साइड देख रहे हो, ये एक क्लस्टर है ऑफ द 7 सेल। दूसरा क्लस्टर है आपका वो जो आपके एडजेसेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे ऑल आर डिफरेंट सो दैट इंटरफेरेंस शुड बी मिनिमाइज्ड। आपने यही क्लस्टर को अगेन दूसरे यही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आपने दूसरे क्लस्टर में यूज कर दिया। इस रीयूज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ओके, सो एक चैनल हो गया आपका ए और दूसरा चैनल हो गया ए दूसरे क्लस्टर का। ए और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कहलाता है आपका रीयूज डिस्टेंस। तो डी हो गया आपका रीयूज डिस्टेंस ऑफ द कोर चैनल। एन आपका क्लस्टर साइज हो गया, एन इज डिनोटेड बाय अ क्लस्टर साइज ग्रुप ऑफ सेल्स। देख लो इसको, ये है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सो दिस आपकी हो जाएगी रीयूज डिस्टेंस दैट इज √3 nr। इट इज √3 nr एंड Q is your frequency reuse factor, Q, and Q is equal to D by R। ठीक है, and D by R is nothing but a n। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि n is most important। n क्या है, very very important कि what is the size of the cluster so that interference should be minimized। ओके, आगे देखते हैं कि n जो है आपका क्लस्टर साइज वो कैसे काउंट करते हो और आपके को चैनल्स जो हैं उनको कैसे अलोकेट करते हो। ठीक है, इन योर नेक्स्ट सेक्शन। सो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आवर नियरेस्ट को चैनल। इसका रूल होता है आपका कि हम को चैनल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कितनी डिस्टेंस पे आपका प्लेस होगा और आपके क्लस्टर का एक्चुअल में साइज कितना रहा होगा। ठीक है, तो उसका एक रूल है, मूव आई सेल्स अलोंग एनी हेक्सागोनल चेन। कहने का मतलब है आई को आपको तब तक मूव करना है स्ट्रेट जब तक कि आपका स्ट्रेट मूवमेंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको टर्न करना है 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री यहाँ लिख लेना काउंटर क्लॉकवाइज, 60 डिग्री काउंटर क्लॉक एंड देन मूव जे सेल्स। फिर आपको काउंट करना है कि आप कितने नंबर ऑफ सेल को आफ्टर 60 टर्न आपको कितने नंबर ऑफ जे आपने काउंट किए। ठीक है, वो आपको आई और जे की वैल्यू दे देगा। एन इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा
कि एक्चुअली क्लस्टर का साइज क्या रहा। तो आपको इसमें दो चीज़ें पता लगती हैं। पहला कि नियरेस्ट को चैनल सेल आपको कितनी दूर पे प्लेस होगा बाय मीन्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स आपके आई एन जे एंड क्लस्टर का साइज क्या होगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए फटाफट से, आपको हमेशा अगर सेल्स जो है वो सेंट्रली एक्साइटेड हैं तो आपको हमेशा एक सेल के सेंटर से दूसरी सेल के सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। तब आपको टर्न करना है या स्ट्रेट जाना है, आपको तभी डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फटाफट से, जैसे कि मैं ए से ए को देख रही हूँ, जितने भी ए हैं मेरे को वहाँ तक जाना है, ठीक है। अब मैं ये वाला पाथ ले रही हूँ तो मैं इस सेल के सेंटर से इस सेल के सेंटर तक गई, ठीक है, स्ट्रेट जा रही हूँ, कहीं मुड़ना नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे गई 60 डिग्री अगर मैं मुड़ूंगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं स्ट्रेट गई, सेंटर पहुंची, आई का मूवमेंट कितना हुआ ए, फिर इसके सेंटर से यहाँ पहुंची, आई का मूवमेंट कितना हो गया 2, फिर उसके बाद मैं 60 डिग्री मूव की। मैं कहाँ गई 60 डिग्री मैंने मूव किया, ठीक है। तो 60 डिग्री मैंने जब इसका मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना है 60 डिग्री एंटी क्लॉक। आपने 60 डिग्री एंटी क्लॉक आपने मूव किया तो आप कहाँ पहुँच गए, इन अ नियरेस्ट ओ चैनल ए पे आप पहुँच गए। तो यहाँ से लेकर ये जो वैल्यू थी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी आपकी, आई की कितनी थी 2, और जे का मूवमेंट इस सेल से ई सेल से यहाँ तक कितना हुआ, जे की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जे इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू हुई 2 एंड जे की वैल्यू हुई 1। सो आपका इस वैल्यू में पुट करोगे तो आपको क्लस्टर का साइज कितना मिल जाएगा 7। अगेन देख लो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो आई का मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट मैनर में होगा। जहाँ पे स्ट्रेट आप खत्म हो जाओ, जहाँ पे आपको मोड़ मिल जाए 60 डिग्री का, वहाँ से काउंटिंग आप किसकी करोगे, जे की। जैसे कि मैंने मेरे को इस सेल से यहाँ जाना है तो मैं इसके सेंटर से सेंटर पे गई, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सेंट्रली एक्साइटेड सेल से। इसके सेंटर से मैं यहाँ पहुँची, एक काउंट हुआ आई का, ठीक है। यहाँ से यहाँ ई पे पहुँची, ये ई सेल है आपका नेक्स्ट क्लस्टर का, ई पे पहुँची सेंटर पे, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा 2, यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से यहाँ तक 1 था, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे जब यहाँ पहुँचे तो ये क्या हो गया आपका j इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप एक सेल को ही काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड j की वैल्यू हो गई 1, ठीक। अब अगर मैं इस वाले सेल में देखूँ तो क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो फटाफट से। ये देखो आप मूवमेंट यहाँ से अगर मैं इसके पास पहुँचती हुई एक काउंट आई सेंटर टू सेंटर, एफ पे पहुंचे सेंटर टू सेंटर, आई इज इक्वल टू 2, ठीक। फिर मेरे को क्या हुआ, मूवमेंट मेरे को मिला 60 डिग्री का, क्या काउंटर था। अब मैं कहाँ पे पहुंच गई, सेंटर में। मैं 60 डिग्री मूव की और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, जे इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है। आपको हेक्सागन में आपको टोटल हेक्सागन लेना है स्ट्रेट, देन 60 डिग्री, देन काउंट जे। तो ये आपको बता देगा कि आपके क्लस्टर का साइज क्या होगा और नियरेस्ट जो कोर्स सेल है वो आपकी कितनी डिस्टेंस पे आपको प्लेस करना है। यहाँ से मिला आपको n, ओके। तो अब हमें पता होना चाहिए कि n किस पे डिपेंड करता है। n डिपेंड करता है कि बेस स्टेशन कितना आपका जो इंटरफेरेंस है वो टॉलरेट कर पा रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द क्वालिटी सर्विस ऑफ द कम्युनिकेशन, ओके। अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट की। अगर हम ये मान के चले कि पर सेल आपके नंबर ऑफ के चैनल यूज हो रहे हैं, एन जो है आपका क्लस्टर साइज है, तो कितने नंबर ऑफ चैनल्स आपके एक क्लस्टर में यूज हो रहे होंगे, ठीक है। एक क्लस्टर में कितने नंबर ऑफ चैनल्स यूज हो रहे होंगे वो आपको इस फॉर्मूले से पता लगेगा, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के एन। और एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रेडियो चैनल्स इन अ सर्विस एरिया। एक सर्विस एरिया में या एक क्लस्टर में आपके कितने नंबर ऑफ चैनल्स यूज हो रहे होंगे वो हमें प्रोवाइड करता है ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू के एन। और एस हमें बताएगा कि आपका
कितने कैपेसिटी कैसे आपकी हाई होगी, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम कैपेसिटी देख लीजिएगा फटाफट से। इफ क्लस्टर आर रेप्लिकेटेड n टाइम्स देन द टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स मेजर्स द कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्लस्टर्स को n टाइम्स रिप्लिकेट कर दो, n टाइम्स रिपीट कर दो इन कवरिंग ऑफ द लार्ज कवरेज एरिया, तो आपके सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो आपको पता लग जाती है। और वो पता लगती है बाय दिस फॉर्मूला C = m/n, और Kn आपका रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। तो ये आपको फॉर्मूला देता है C = m/n प्रोवाइडिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ सेल्युलर सिस्टम या टोटल नंबर ऑफ चैनल्स विच आर यूज्ड इन योर होल सिस्टम्स। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि आपको यहाँ से पता लग रहा है क्लस्टर का जो साइज है वो क्या है, n, और n क्या है यहाँ पे 7 है, टोटल नंबर ऑफ 7 आप यूज कर रहे हो, 3 क्लस्टर्स यूज कर रहे हो, एक ये और एक ये। तो m = कितना हो गया 3। और अगर हम ये मान लें कि आपका k की जो वैल्यू है वो है आपकी 10, एक सेल आपके कितने नंबर ऑफ चैनल यूज कर रहा है 10। सो s हमारा कितना हो जाएगा, s = होता है kn, k कितना है आपका 10 और क्लस्टर्स कितने हैं 7। दैट मीन्स कि एक क्लस्टर्स में आप कितने चैनल्स यूज कर रहे होंगे 70 चैनल्स आप यूज कर रहे होंगे। सो आपकी सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C = ms, n कितना है 3 और s कितना है 70। दैट मीन्स कि आपके ओवरऑल इस टोटल कवरेज एरिया में जिसमें आपने क्लस्टर्स को 3 टाइम्स रिप्लिकेट किया है, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ 210 ड्यूप्लेक्स चैनल्स यूज कर रहे होंगे फॉर योर क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये है आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट का होल फिनोमेना, जिसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर जो होता है वो आपके 1/n वैल्यू पे डिपेंड करता है। n हमारा बहुत ही डिज़ायरेबल होता है, क्योंकि अगर आपको n नहीं प्रॉपरली पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि एक इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए आपका चैनल का साइज हमें कितना रखना होगा, तो यू कैन नॉट डिफाइन अ टोटल कैपेसिटी एंड यू कैन नॉट डिफाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ द इंटरफेरेंस आर क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो n इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिस्टम का जो क्लस्टर साइज है अगर आप प्रॉपर रखते हो, मीन्स आप नंबर ऑफ सेल्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ कर, बहुत ज़्यादा नहीं लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी को भी बढ़ा पाओगे। और अगर आपके सेल्स दूर दूर रहेंगे को चैनल सेल, तो आपके उनके बीच का जो इंटरफेरेंस होगा वो भी आपका कम होगा। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। इन योर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक इंटरफेरेंस इन योर सेल्युलर सिस्टम। थैंक यू सो मच।